आज हम बात करने वाले हैं साउथ कोरियन ड्रामा द लेजेंड ऑफ ब्लू सी की। इस ड्रामा में हम एक इंसान और जलपरी की लव स्टोरी को देखेंगे जो पिछले जन्म और प्रेजेंट टाइम में कहानी होती है। कहानी की शुरुआत उनके पिछले जन्म अगस्त 1598 के टाइम से होती है, जहां जोरू का तूफान आया होता है। तूफान के कारण किनारे पे रहने वाले गांव के लोग परेशान हो जाते हैं। तूफान के कारण लोगों के घर तहस नहस हो रहे होते हैं, लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं और अगली सुबह तूफान शांत हो जाता है। जब गांव के लोग किनारे पर मछली पकड़ने के लिए जाते हैं तो उन्हें गुफा में एक लड़की दिखती है। जब वो उस लड़की के पास जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो लड़की एक जलपरी है। सभी गांव वाले उस जलपरी को देख के हैरान हो जाते हैं और डर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक जलपरी के बारे में सिर्फ कहानियों में ही सुना था। वो इसके बावजूद भी जलपरी को एक तालाब में कैद कर लेते हैं। फिर वो लोग उस एरिया के नोबलमैन मिस्टर यांग को बुलाते हैं। वो नोबलमैन उस मरमिड को देख के बहुत ज्यादा सरप्राइज और एक्साइटेड हो जाता है, और जब मिस्टर यांग उस जलपरी के पास जाने की कोशिश करते हैं तो उस नोबलमैन के साथ में खड़ा हुआ एक बूढ़ा आदमी उसे कहता है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जलपरी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इंसान की याददाश्त मिटा सकती है और यहाँ तक कि वो इंसान की आत्मा भी निकाल सकती है। पर हम देखते हैं कि इन बातों का मिस्टर यांग पे इतना असर नहीं होता। एक काफिला टाउन की ओर बढ़ता नजर आता है और ये काफिला टाउन के न्यू गवर्नर का होता है, जहां हम देख पाते हैं कि न्यू गवर्नर हमारा हीरो दाम रयोंग होता है। साथ ही स्टोरी का फोकस उसके ब्रेसलेट पे किया जाता है, पर ब्रेसलेट का मतलब तो हम आगे स्टोरी में ही देख पाएंगे। न्यू गवर्नर का स्वागत तो बहुत ही धूमधाम से होता है, नाच गाना और बहुत सारे अरेंजमेंट्स किए जाते हैं। मिस्टर यांग न्यू गवर्नर्स की चापलूसी में लगा होता है। वो न्यू गवर्नर से बातों ही बातों में पूछता है कि आपने कभी जलपरियों के बारे में सुना है, पर वहाँ एक बैठा दूसरा नोबलमैन इन बातों को अफवाहें बताकर टाल देता है। मिस्टर यांग दाम रयोंग को कहता है कि वो उन्हें इनवाइट करना चाहता है और कुछ स्पेशल चीज दिखाना चाहता है, और यहाँ होती है हमारे हीरो हीरोइन की पहली बार सामना। जलपरी को देख के दाम रयोंग को बहुत दया आती है। वो मिस्टर यांग से पूछता है कि वो आखिरकार इस जलपरी के साथ क्या करने वाले हैं। मिस्टर यांग बताते हैं कि जलपरी का ऑल बहुत ज्यादा प्रीशियस है। मिस्टर यांग कहता है कि शायद ये सब उसके अच्छे कर्मों का नतीजा है, इसलिए उनके टाउन को ये जलपरी मिली। दाम रयोंग ये सब बातें सुन के चिढ़ गया होता है और वो गुस्से में आके मिस्टर यांग का सारा काला चिट्टा उनके सामने खोल देता है और मिस्टर यांग को धमकाता है कि अगर ये बातें किंग तक पहुंच गई तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मिस्टर यांग समझ जाता है कि दाम रयोंग कुछ तो चाहता है, तो वो दाम रयोंग को कहता है कि आप जो चाहते हैं मैं वो करने को तैयार हूँ, जिस पर दाम रयोंग कहता है कि वो इस जलपरी को छोड़ दे, और मिस्टर यांग मान जाता है। समुद्र में जलपरी को छोड़ते वक्त मिस्टर यांग ये कसम खाता है कि वो इस जलपरी को दोबारा पकड़ेगा और इस दाम रयोंग को जिंदा नहीं छोड़ेगा। जलपरी समुद्र में आजाद वापस जा रही होती है। दाम रयोंग उसे दूर से जाते हुए देखता है, पर अचानक जलपरी रुक जाती है। वो दाम रयोंग की तरफ आने लगती है और उसके पास आके अपना हाथ दाम रयोंग की तरफ बढ़ाती है। ये नज़ारा मिस्टर यांग बीच पर खड़े होकर देख रहे होते हैं। वो अपने साथ खड़े हुए बूढ़े मछुआरे से कहते हैं कि वो जलपरी दाम रयोंग को अपना हाथ देकर उसे पानी में खींचना चाहती है, जिससे कि वो उसकी याददाश्त मिटा सके और क्या पता उसे मार भी दे। मिस्टर यांग के साथ में खड़ा हुआ मछुआरा उसे कहता है कि वो जलपरी को काफ़ी नॉलेजेबल लगता है और साथ ही ये कहता है कि जलपरी सिर्फ वो ही यादें मिटाती है जिन्हें वो मिटाना चाहती है। फिर भी बेहतर यह होगा कि वो उससे हाथ न मिलाए, क्योंकि एक इंसान और जलपरी की दुनिया काफ़ी अलग होती है और साथ में रहने का अंजाम किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। पर हमारा हीरो तो ऑलरेडी हाथ थाम चुका था। यहीं पर सीन पहुंच जाता है एट द प्रेजेंट 2016 के सियोल में, और यहाँ हम मिलते हैं अपने हीरो से जो कि दाम रयोंग का कार्बन कॉपी होता है। इसका नाम जुनजे है। जुनजे के दो और साथी हैं जिनका नाम जो नाम दो तेहो होता है। इन तीनों की टीम है। ये तीनों कॉन आर्टिस्ट हैं। कॉन आर्टिस्ट वो होते हैं जो लोगों को बेवकूफ़ बना के ठगते हैं। जुनजे लोगों को अलग अलग भेष बना के लूटता है। और यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं जहाँ उनका एक टारगेट एक औरत होती है। यहाँ एक लड़की की डेथ हुई होती है ऊपर से नीचे गिर के, और इसमें एक औरत के बेटे का नाम आ रहा होता है। उसके बेटे ने उस लड़के को धक्का दिया होता है। वो औरत प्रोसिक्यूटर ऑफिस में जाती है, जहाँ जुनजे अपने साथियों के साथ मिलके उस ऑफिस का हुलिया बदल देता है
और जब रियल प्रोसिक्यूटर वहाँ नहीं होता तो वो उस औरत को बुलवाता है और औरत को इस मामले को कैसे भी करके मिटाना था, जिसके कारण वो जुंजे और उसके साथियों को अपने सीक्रेट अकाउंट से पैसे देना चाहती होती है जो वर्जिन आइलैंड में होता है। जुंजे उसे एडवाइस करता है कि ये फंड उनके अकाउंट में ट्रांसफर करवा दे। काम होने के बाद वो तीनों एयरपोर्ट पे दिखते हैं जहाँ वो अपने अपने रास्तों पे निकल जाते हैं। जुंजे का सोलो वेकेशन होता है स्पेन में, जहाँ वो जाते समय फ्लाइट में फ्लाइट अटेंडेंट से बात करता है, जहाँ वो खुद को एज ए डॉक्टर शो करता है। फ्लाइट अटेंडेंट विंडो के बाहर का नज़ारा दिखाते हुए जुंजे को बताती है कि उसने अपने ग्रैंडफादर से सुना था कि जलपरियां अभी भी इस आइलैंड के समुद्र में रहती है। ये बातें सुन के वो हंसता है। तभी कैमरे का फोकस उस आइलैंड के समुद्र की गहराइयों में दिखाता है, जहां हम एक जलपरी को देखते हैं जो कि पिछले जन्म की जलपरी जैसी लग रही होती है। इस जलपरी को एक ब्रेसलेट मिलता है जिसे वो ब्रेसलेट पहन लेती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ब्रेसलेट हमने पहले भी देखा है। हाँ, ये दामरंग का ही ब्रेसलेट है। वहीं वो जलपरी हाथ में ब्रेसलेट पहने हुए समुद्र की सतह पर आती है, पर उसे ऐसा एहसास हो रहा होता है कि वहाँ एक बहुत तगड़ा तूफान आने वाला है। वो जल्दी से जल्दी जाना चाहती थी, मगर तूफान की वजह से लहरें इतनी ज्यादा भयंकर थी कि वो लहरें उसे दूर फेंक देती है। जब जलपरी को होश आता है तो वो अपने आप को स्विमिंग पूल में देखती है। वो पूल समुद्र के किनारे ही बना होता है। जब पूल से बाहर आती है तो वो नोटिस करती है कि उसकी टेल इंसानी पैरों में चेंज हो गई है। वो ये देख के सरप्राइज हो जाती है। वो अपने पैरों को जांचने के लिए दोबारा पूल में जाती है, जहाँ पैर पानी में जाते ही जलपरी की टेल में चेंज हो जाते हैं। जलपरी की टेल में चेंज हो जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जुंजे भी इसी आइलैंड के रिजॉर्ट में रुका हुआ होता है। आगे स्टोरी बढ़ती है, जहाँ जुंजे की नींद कुछ तोड़ फोड़ के आवाजों से टूटती है। जब वो रूम के बाहर आता है तो वो देखता है कि वहाँ एक लड़की है जिसने उसका फेवरेट स्वेटर पहना हुआ है और आसपास खाने की चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी है। जुंजे उस लड़की से पूछता है कि आखिर वो कौन है और वो यहाँ कैसे आ गई। वो नोटिस भी करता है कि उसने हाथों में कुछ तो मजबूती से पकड़ा है। जुंजे को लगता है कि शायद इस लड़की ने कुछ तो चुराया होगा यहाँ से। वो उसे कहता है कि वो अपना हाथ दिखाए, पर जलपरी तो जुंजे को देख के फाइटिंग मोड में आ जाती है और जुंजे को एक जोर की किक मारती है। मौका पाके जलपरी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर वो नाकाम हो जाती है। ये देख जुंजे जलपरी को पकड़कर उसका हाथ बांध देता है और पुलिस को कॉल कर देता है। फिर जुंजे उसकी मुट्ठी खोलने की कोशिश करता है, ये देखने के लिए कि उसने आखिरकार क्या चुराया है, और देखता है कि वो तो बस एक चेरी थी जिसे जलपरी तुरंत ही छीन के खा लेती है। और ये देख के जुंजे को बड़ी हंसी आती है। जब तक पुलिस भी आ चुकी होती है और जलपरी को हथकड़ी पहना कर ले जाती है। जुंजे को कहीं ना कहीं तो बुरा लग रहा होता है उस जलपरी के छिले हुए पैर और हाथों में हथकड़ी देख के। जुंजे पुलिस से भी कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये चोर हो सकती है, पर पुलिस उसकी बातों को नहीं सुनती और जलपरी को ले जाती है। जुंजे रूप में वापस जाके उसने जो एविडेंस के तौर पे जलपरी की फोटो खींची थी उसको देखता है और नोटिस करता है कि उस जलपरी ने ब्रेसलेट पहना हुआ था। जुंजे को वो ब्रेसलेट कुछ अलग लगता है, तो वो अपने पार्टनर जो नाम दो को कॉल करके उस ब्रेसलेट के बारे में रिसर्च करने को कहता है। इधर हमारी जलपरी पुलिस की कार में काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। आसपास के नज़ारे उसे काफ़ी एक्साइटेड कर रहे थे, जैसे कि हॉर्न की आवाज़, टायर्स की स्क्रीचिंग की आवाज़ को वो मिमिक करती है। जुंजे को जो नाम दो का टेक्स्ट आता है जिसमें वो बताता है कि ये ब्रेसलेट एकदम रियल है। ये लगभग 400 साल पुराना ब्रेसलेट है और अभी इसकी कीमत लगभग $6 मिलियन होगी। नाम दो उसे आगे बताता है इस ब्रेसलेट पर कुछ तो गुदा हुआ है जो पढ़ने में दामरंग नाम जैसा लग रहा है। जुंजे तुरंत पुलिस स्टेशन के लिए रवाना होता है, जहां जलपरी जेल में कैद होती है। यहाँ जलपरी के छिले हुए पैर को देख के एक बार फिर जुंजे परेशान होता है। वो पुलिस ऑफिसर को उसे फ्री करने के लिए कहता है, पर ऑफिसर उसे साफ मना कर देता है। यहाँ जुंजे अपनी हिप्नोटिज वाली टेक्निक यूज करते हुए अपना लाइटर निकालता है और ऑफिसर को कन्विंस करता है कि वो लड़की उसकी वाइफ है और वो दोनों न्यूलीवेड्स कपल है। वो जलपरी को आजाद करवा लेता है। जेल से निकलने के बाद जुंजे जलपरी से माफी मांगता है और उसे हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे करता है, बट हमारी जलपरी को तो गेस्चर ही समझ नहीं आता
जानता कि ये गैजेट का मतलब क्या है। जुंजे जलपरी से ब्रेसलेट के बारे में पूछता है, पर हमारी जलपरी एक बार फिर दोबारा फाइटिंग मोड में आ जाती है। ये देख के जुंजे उसे कहता है, अरे मेरा मतलब है कि तुम्हारा ब्रेसलेट बहुत खूबसूरत लग रहा है। वो उसे कहता है कि वो उसे शॉपिंग पे ले जाना चाहता है एज अ ट्रीट। जलपरी को ट्रैफिक रूल्स के बारे में तो कुछ पता नहीं होता, जिसके कारण वो रेड लाइट होने के बावजूद भी रोड क्रॉस करने लग जाती है और सही टाइम पे जुंजे उसे पीछे खींच लेता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं जलपरी की हंसाने और गुदगुदाने वाली हरकतें, जैसे ट्रैफिक पुलिस की नकल करना, एस्केलेटर से दूर भागना, जैसे सैंडल को हाथों में पहनना। अब जुंजे को एस्केलेटर से उसे गोद में ले जाना पड़ता है और सैंडल पहनाने का काम भी उसे करना पड़ता है। सैंडल पहनाते वक्त वो उसे कहता है कि आगे से खुद पहनना मत भूलना, औरतों के पैरों में ऐसे स्क्रैचेज अच्छे नहीं लगते। जब कपड़े पहनने की बारी आती है तब भी हमारी जलपरी अपने ही अंदाज में पहनती है, बट किसी तरह वो कपड़े ठीक पहनने के बाद वो ट्रायल रूम से बाहर आके मॉल को एक्सप्लोर करने लगती है। जुंजे जब फिटिंग रूम में देखता है कि जलपरी नहीं है तो वो परेशान हो जाता है, पर वो जलपरी के लिए नहीं बल्कि $6 मिलियन के ब्रेसलेट के लिए। बट आखिरकार वो जलपरी को चिल्ड्रन कॉर्नर के वहाँ लॉलीपॉप खाते हुए मिलती है। जुंजे उसे कहता है कि मैंने तुम्हें वेट करने के लिए कहा था, क्या तुम्हें वेट करने का मतलब नहीं पता है? ऐसा वहाँ से कैसे चली आई तुम? मैं परेशान हो गया था, तुम ठीक हो ना? ये कह के वो उसके कंधे पे हाथ रखता है, बट ये सब तो उस ब्रेसलेट के ठीक होने से था। समझ न आने के बावजूद भी हमारी जलपरी के फेस पे एक छोटी सी स्माइल आती है। जलपरी की स्माइल देख के जुंजे भी शॉक हो जाता है कि इसे स्माइल करना भी आता है। फिर जुंजे जलपरी को खाने पे ले जाता है जहाँ वो अपना काम ब्रेसलेट हासिल करेगा। कैफे पहुँच के हमारी जलपरी कुछ जंगली स्टाइल में खाना खाती है। ये देख के जुंजे भी पूछने के लिए मजबूर हो जाता है, जंगल से हो क्या तुम? किसी भेड़िए ने तुम्हें गोद लिया था क्या? आखिरकार जुंजे जलपरी को सिखाता है कि कैसे खाना है। फिर मौका मिलते ही जुंजे अपनी हिप्नोटिस वाली ट्रिक यूज करता है, बट मुझे नहीं लगता कि ये ट्रिक जलपरी पे काम करती है। बट इसके बावजूद जुंजे ब्रेसलेट हासिल करने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद वो जलपरी को मॉल में वेट करने के लिए कहकर लिफ्ट से चला जाता है। यहाँ जलपरी समझ रही थी कि वेट का मतलब कुछ अच्छा होने वाला है। जब जुंजे ने उसे उस टाइम कहा था, मैंने तुम्हें वेट करने के लिए कहा था, तुमने मेरा वेट क्यों नहीं किया? जो कि जलपरी को बहुत अच्छा लगता है उसके कंसर्न को देख के, इसलिए वो वेट शब्द को अच्छा होने से रिलेट कर लेती है। तब जलपरी वहीं बैठे जुंजे का वेट करने लगती है और लिफ्ट की आवाज से वो अलर्ट होके देखने लगती है कि शायद वो आ गया है। बट वो वेट करती रहती है जब तक मॉल बंद होने का टाइम नहीं हो जाता और उसे वहां से बाहर निकाल दिया जाता है। इधर जुंजे को भी जलपरी के लिए चिंता हो रही थी और इसी चिंता के कारण जुंजे जलपरी के पास वापस जाने के लिए मजबूर हो जाता है।